नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन, हम लोग चौथी यूनिट अपने सब्जेक्ट के अंदर देख रहे हैं। हम लोगों ने आज इतना तो अब हमें समझ में आ गया है कि हमारे सब्जेक्ट का मेन मकसद क्या है, मेन मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे सब्जेक्ट का। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स की हेल्प से सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। और इसके लिए जो भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शन हमारे इस चैप्टर के अंदर, हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर है। पहली यूनिट दोस्तों हम लोगों को याद है, आप लोगों को हम लोगों ने पहली यूनिट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के जो मेन फीचर्स, मेन पिलर्स थे, मेन कॉन्सेप्ट्स थे, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। पर्टिकुलर हर कॉन्सेप्ट की स्पेशलिटीज के बारे में, किस तरीके से प्रोग्रामिंग में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको हम लोगों ने देखा था। सेकेंड यूनिट में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की समझ में आते हैं या आ गए हैं, तो उनकी हेल्प से किस तरीके से अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होगा तो कैसे हम उसका डिजाइन क्रिएट करेंगे। और हम लोगों ने देखा था सेकेंड यूनिट में यूएमएल के बारे में, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम लोग स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल दो टाइप के डायग्राम बना सकते हैं। और ये दोनों के दोनों डायग्राम जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो ये बनाना नेसेसरी होता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन से पहले अगर हमें अपने सिस्टम के फंक्शन को कैप्चर करना है, एनालाइज करना है, तो हमें डायग्राम बनाना जरूरी होता है। और यूएमएल हमें वो वे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने मेंटल विजुअलाइजेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे बॉक्सेस, एरोज, ये सारी चीजें यूएमएल हमें प्रोवाइड करता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने तीसरी यूनिट में आए थे और हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूएमएल के थ्रू सिस्टम के को डिजाइन कर लेते हैं और एक बार जब हमारा फाइनल आर्किटेक्चर क्रिएट हो जाता है, देन उसके बाद से फिर हम किस तरीके से उसमें ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और अपने उस आर्किटेक्चर को और ज्यादा बेटर बनाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के बारे में दोस्तों हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑप्टिमाइजेशन करने का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार हमने कोई भी चीज, कोई भी डायग्राम क्रिएट किया है तो दोबारा से जब हम उसको एनालाइज करते हैं दोस्तों, तो हम वहां पे देखते हैं कि क्या कोई ऐसी डायग्राम या ऐसा कॉन्सेप्ट हमने इम्प्लीमेंट किया है क्या कि उसको रिप्लेस करके दूसरा कोई पर्टिकुलर अगर कॉन्सेप्ट वहां पे इम्प्लीमेंट करें तो सिस्टम की कैपेबिलिटी बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो इन सब सारी चीजों को हम लोग अगर एनालाइज करना है तो हम वहां पे ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी आर्किटेक्चर अगर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं तो हम एक बार दोबारा से उसको एनालाइज करते हैं, ताकि उसमें अगर थोड़ी बहुत कुछ गलतियां हो तो हम उसको रिमूव कर सकें, ताकि हमारा मॉडल जो है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सके। हमने देखा था दोस्तों इसके अलावा कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम। और अगर सारी चीजें हो चुकी हैं तो अगर हम जब फाइनल फेज कोडिंग में जाते हैं, यानी कि पर्टिकुलर मॉडल को जब इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे भी हमें कितने रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों हम लोग चौथी यूनिट में चल रहे हैं और चौथी यूनिट में दोस्तों चूंकि चौथी यूनिट हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है, जो कि सी प्लस प्लस के बारे में बताया जा रहा है। सी प्लस प्लस के बारे में हम पहले भी जानते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट करती है, लेकिन साथ में ये प्रोसीजरल पैराडाइम्स को भी सपोर्ट करती है। इसलिए हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। स्टार्टिंग में सी को सी विथ क्लासेस कहा जाता था, लेकिन आगे चल के फिर इसको हम सी प्लस प्लस कहने लगे। हमने अभी तक सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर को देखा कि स्ट्रक्चर किस तरीके से सी प्लस प्लस का होगा, नेम स्पेस का यूज क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होती हैं, फंक्शन बॉडी क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डाटा टाइप, इनम क्या होता है, और
वेरिएबल नेम किस तरीके से हम लिख सकते हैं, उनके लिखने के रूल क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की है। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऑपरेटर्स के बारे में दोस्तों जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कई सारे ऑपरेटर्स देखे। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, हमने बिटवाइज ऑपरेटर देखा, हमने शिफ्ट ऑपरेटर देखा, हमने यूनरी ऑपरेटर देखा, हमने टेनरी ऑपरेटर देखा, हमने कॉमा ऑपरेटर देखा, रिलेशनल ऑपरेटर देखा, लॉजिकल ऑपरेटर देखा और मैथमेटिकल ऑपरेटर देखा। आप लोग को होप सो ये सारे ऑपरेटर समझ में आए होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में इनको काफी डिटेल में बताया है सारे ऑपरेटर्स के बारे में, फिर भी एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूं। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जो किसी को वैल्यू को वेरिएबल को असाइन करते हैं। जैसे कि इक्वल टू 3 अगर मैंने लिखा है तो यहाँ पे ए आपकी एल वैल्यू है, 3 आपकी आर वैल्यू है और ये इक्वल टू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि ये बताता है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन की गई है। ठीक है ना। बिटवाइज ऑपरेटर आपके सिंगल एंड और है जो कि बिट पे काम करते हैं, ये एक एक बिट को काउंट करके चलते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और इसके अलावा ट्रिपल वाला जो होता था वो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि अनसाइंड के लिए यूज करते थे। यूनरी ऑपरेटर हमारे जैसे कि प्लस प्लस जो कि एक सिंगल ऑपरेटर के ऊपर यूज होते हैं, प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर मोस्टली यूज होते हैं, हम लोग उनके बारे में जानते भी हैं। यानी कि यूनरी ऑपरेटर उन्हें कहते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी एक या फिर कहें कि किसी एक ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, वो आपके यूनरी ऑपरेटर होते हैं। उसके बाद से टेनरी ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इफ एल्स जो कंडीशनल टाइप के स्टेटमेंट होते हैं उनकी जगह पे हम क्वेश्चन मार्क यूज करके भी हम टेनरी ऑपरेटर यानी क्वेश्चन मार्क का यूज करके भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट को शो कर सकते हैं। कॉमा का यूज दोस्तों हम लोग सेपरेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि इंट हमने आपको बताया था इंट ए कॉमा बी, तो अगर हम ये कॉमा अगर नहीं लगाते हैं तो ये ए और बी एक वेरिएबल माना जाएगा, लेकिन अगर हमने कॉमा लगा दिया तो ए और बी दो अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे, यानी कि ये सेपरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर देखे थे। रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोगों ने कई सारे ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर देखे थे। जैसा कि हम लोग नीचे आपको पता है इक्वल टू, डबल इक्वल टू ये सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये दो स्टेटमेंट के बीच में या दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन को स्टेब्लिश करते हैं। यानी कि जैसे कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इस तरीके से, या लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू। ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें दोस्तों तो लॉजिकल ऑपरेटर में भी आपको पता है कि हमने एंड और के बारे में देखा कि ये दोनों यानी कि ये दो अलग अलग स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए यूज होते हैं। एंड में पॉसिबिलिटीज करेक्ट की तब होती है जब दोनों टाइप के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो, और में ट्रू की पॉसिबिलिटीज तब होती है जब केवल दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट में ट्रू होता है तो उस स्टेटमेंट को ट्रू माना जाता है। ठीक है। और लास्ट हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। और दोस्तों अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात करें तो जैसे कि हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे। और हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का जब हमने यूज किया था तो हमने ये देखा था कि इनका यूज मोस्टली कहाँ होता है कि दो ऑपरेंड के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। और जब हम मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं दो ऑपरेंड के बीच में तो होता क्या है दोस्तों कि ये उन पर्टिकुलर दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेशन को अप्लाई करके कोई तीसरी वैल्यू प्रोड्यूस करता है। ठीक है दोस्तों। तो हमने होप सो आप लोगों को ये जो मैंने ऑपरेटर्स के बारे में आप लोगों को बताया था ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्योंकि दोस्तों एक चीज याद रखिए, जब तक आप ऑपरेटर के बारे में क्लियर नहीं होंगे कि ऑपरेटर क्या है, किस ऑपरेटर का कहाँ पे यूज करना है, ठीक है, तब तक आप प्रोग्रामिंग को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसलिए ऑपरेटर का नॉलेज होना ये काफी जरूरी है। ठीक है। अगर ऑपरेटर की नॉलेज नहीं है तो आपको प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करने में या कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने में
कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दोस्तों टाइप कास्टिंग। ठीक है, होप सो टाइप कास्टिंग, होप सो आपको पता है टाइप कास्टिंग क्या होता है, और अगर नहीं पता है तो आइए चलिए देखते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो कास्टिंग, कास्टिंग मतलब होता है कास्ट करना, यानी कि एक तरीके से कहें कि प्रसारण करना। और यहाँ पे टाइप की कास्टिंग हो रही है, यानी टाइप को एक तरीके से शो करना, या फिर कन्वर्ट करना, या फिर डिप्लॉय करना, या फिर फैलाना। तो अगर हम टाइप कास्टिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में ये वर्ड आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो हम लोग वेरिएबल को टाइप असाइन करते हैं, ठीक है ना, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, कैरेक्टर टाइप, ठीक है ना, तो वो जो वैल्यू लेता है वो भी इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप की लेता है। तो इसी ये भी एक तरह से कास्टिंग है कि किस तरीके से वैल्यू, जो वैल्यू है वो उसी जिस तरह का जो टाइप है उसी प्रकार की वैल्यू वहां पे इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, आइए देखिए डिफिनीशन को हम लोग देखते हैं और फिर समझते हैं कि एक तरीके से कि कास्टिंग को डिटेल में। तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि C++ is a strong typed language which means have associated data type with a variable before it is being used in program. Conversion of an expression of a given type into another type is called as typecasting। ठीक है ना, यानी कि ये लाइन अगर आपको देखें कि कन्वर्जन ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये जो लाइन लिखी हुई है कि कन्वर्जन ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ अ गिवन टाइप इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। यानी कि अगर हमने सपोज कीजिए अगर कोई डाटा टाइप फ्लोट लिया है, सॉरी, अगर हमने कोई डाटा टाइप इंटीजर लिया है a, और इसमें अगर हम वैल्यू डालते हैं 2.3, तो ये इसको किसमें कास्ट कर देगा, 2 में। ठीक है ना, यानी कि फ्लोट वाली वैल्यू को इसने किसमें कास्ट किया, इंटीजर में, जो कि क्या हो गई, 2। तो दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। Typecasting is a mechanism which enables a variable of one data type to be converted to another data type। यानी कि एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड आपका टाइपकास्टिंग। When a variable is typecast into a different type, the compiler basically treat the variable as of the new data type। ठीक है, तो अगर होप सो आपको मेनली जो मैं समझाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, टाइप कास्टिंग का यूज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में भी करते थे। तो टाइप कास्टिंग का जो बेसिकली मेन मोटो या फिर मेन जो डिफिनीशन क्या है कि एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में जो कन्वर्ट हो जाता है उसी को हम डाटा टाइप कहते हैं। सॉरी, एक डाटा टाइप अगर दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ठीक है ना, अब टाइप कास्टिंग कितने तरीके से होता है, जैसा कि देखिए ये हमने बताया आपको टाइप कास्टिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें टाइप कास्टिंग की, तो टाइप कास्टिंग को अगर हम देखने की कोशिश करें तो टाइप कास्टिंग बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं या हम यूज करते हैं। एक आपका इम्प्लिसिट और ऑटोमेटिक, और एक आपका एक्सप्लिसिट और गिवन। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज दोस्तों टाइप कास्टिंग के बारे में जो आपको हमेशा याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है, आपको ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। अगर ये लाइन एक बार आपको क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि टाइप कास्टिंग एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो ये जैसे कि लाइन लिखा हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ अ गिवन टाइप इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। यानी कि एक्सप्रेशन को जिस टाइप में दिया गया है वो कन्वर्ट हो जा रहा है अनदर टाइप में, तो उसी को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज होप सो दोस्तों आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि टाइप कास्टिंग क्या है, क्योंकि अगर आपको टाइप कास्टिंग क्लियर नहीं होगी तब आप आगे हम
उसके टाइप आप नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल में मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहरहाल बस आप इतना समझिए कि टाइप कास्टिंग इज अ मैकेनिज्म which enable a variable of one data type to be converted to another data type, ठीक है। दो टाइप के आपकी टाइप कास्टिंग जो है वो आपकी दो टाइप्स की है, एक आपकी इम्प्लिसिटी और ऑटोमेटिक जिसको कह रहे हैं, और एक आपका एक्सप्लिसिट और गिवन जिसको कह रहे हैं। तो अब ये ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग क्या होता है और गिवन टाइप कास्टिंग क्या होता है, इसको आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑटोमेटिक डाटा टाइप और गिवन डाटा टाइप में सॉरी टाइप कास्टिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लिसिट और ऑटोमेटिक कास्टिंग, ठीक है ना। तो दोस्तों इम्प्लिसिट या ऑटोमेटिक डाटा टाइप, ठीक है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑटोमेटिक सबसे पहले देखिए, आगे हम डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि इन इम्प्लिसिट और ऑटोमेटिक कास्टिंग कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली चेंज वन टाइप ऑफ डाटा इनटू अनदर। फॉर इंस्टेंस, if you assign an integer value to a float point variable, the compiler will insert code to convert the int to a float. करेक्ट? आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो मैंने ये डिफिनीशन इतनी क्लियर है कि आपको ऑटोमेटिक कास्टिंग के बारे में या इम्प्लिसिट कास्टिंग के बारे में डिटेल में ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि टाइप कास्टिंग में क्या होता है, जो आपका ऑटोमेटिक में क्या है कि कंपाइलर खुद से चेंज कर देता है वैल्यू को दूसरे टाइप में, ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि if you assign an integer value to a floating point variable, the compiler will insert code to convert the int to a float, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पे लिया हुआ है कि sort a is equal to 2000 int b और b is equal to a, ठीक है ना। यानी कि देखिए b को a में असाइन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए b का टाइप int है और a वेरिएबल का टाइप sort है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। Here value of a has been promoted from sort to int, यानी कि जो वैल्यू ऑफ a है यहाँ पे आप देखिए वो किस में प्रमोट किया जा रहा है, sort से int में। And we have not had to specify any type casting operator, और हमने कोई भी टाइप कास्टिंग ऑपरेटर को स्पेसिफाई नहीं किया है, यानी खुद से इंप्लीमेंट नहीं किया है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन अफेक्ट फंडामेंटल डाटा टाइप, ठीक है ना, यानी इम्प्लिसिट जो है वो फंडामेंटल डाटा टाइप को इफेक्ट करेगा। टाइप कास्टिंग शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन राइट ऑर्डर, लो टू हायर डाटा, यानी टाइप कास्टिंग क्या होता है कि जो लो को हायर में कन्वर्ट करता है, ना कि हायर को लो में करता है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हायर क्या है, लोअर क्या है, ठीक है ना। तब हम समझ पाएंगे कि शॉर्ट इंट में कन्वर्ट होगा या इंट शॉर्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जैसा कि देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप कास्टिंग इज रॉन्ग प्लेस मे रिजल्ट इज लॉस ऑफ प्रिसेंस which the compiler can single with a warning. For example, like for instant turn casting a float when typecasting of an int, ठीक है ना, turn casting a float when typecasting of an int. This can be avoided with an explicit conversion. Below is the right order of for numerical conversion. तो देखिए जैसा कि बताया था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि लो वाला हाई वाले में कन्वर्ट होता है, ये यहाँ लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है कि लो टू हायर डाटा टाइप। तो अब यहाँ देखिए सबसे लोअर आपका क्या है, शॉर्ट इंट है, उसके बाद फिर क्या है, इंट है, फिर अनसाइंड इंट है, फिर लॉन्ग इंट है, फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट है, फिर फ्लोट है, फिर डबल है, फिर लॉन्ग डबल है। तो अगर शॉर्ट इंट और इंट के बीच में बात करें तो ये शॉर्ट इंट किस में कन्वर्ट होगा, इंट में, यानी कि ये जो बी है ए की वैल्यू किस में कन्वर्ट होगी, बी में, यानी और उसका डाटा टाइप क्या होगा, आपका इंट शो हो गया, ठीक है ना कि शॉर्ट इंट शो होगा, ठीक है। दूसरे वे में अगर हम सिंपल अगर ऑटोमेटिक कास्टिंग को अगर मैं आपको समझाना चाहूं
तो दोस्तों सिंपल वे में मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे कंपाइलर अपने हिसाब से, अगर आप गलत डाटा टाइप भी अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो कंपाइलर अपने हिसाब से सही डाटा टाइप को उसमें क्या कहते हैं कि वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, और इसे हम ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग करते हैं कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कंपाइलर खुद से कर रहा है। ठीक है, हम कोई टाइप कास्टिंग नहीं कर रहा है, कंपाइलर खुद से जो है वो टाइप कास्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। और जिसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे जैसे मैंने आपको अभी बताया था सिंपल, कि अगर हम यहां पे लिखे इंट ए और फ्लोट बी, ठीक है, हमने ये दो वेरिएबल लिए, ए के अंदर हमने 4 डाल दिया और बी के अंदर हमने 3.2 डाल दिया। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि हम ए को असाइन करते हैं 3. ए को हम बी असाइन कर रहे हैं, तो अब ए को बी असाइन कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि चूंकि ए का टाइप इंट है, ठीक है, और हमें पता है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और असाइनमेंट ऑपरेटर होने की वजह से ये जो बी की वैल्यू है वो किसको असाइन होगी? ए की, लेकिन बी की वैल्यू हमारी फ्लोट है, तो कंपाइलर क्या करेगा कि इस फ्लोट को ऑटोमेटिकली किसमें या फोर्सली किसमें कन्वर्ट कर देगा? इंट में। ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओनली 3.2 वो हट जाएगा क्योंकि वो फ्लोटिंग टाइप में शो होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे फ्लोटिंग नहीं डाटा टाइप इंटीजर हो गया है, इसलिए वो हट जाएगा 0.2, और केवल 3 जो कि इंटीजर वैल्यू है वो आपकी ए के अंदर असाइन हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पे फ्लोट ए होता, अगर ये दोस्तों फ्लोट ए होता, तो वहां पे पूरी की पूरी 3 पॉइंट वैल्यू को अडॉप्ट कर लिया जाता। ठीक है ना। तो मोस्टली दोस्तों देखिए टाइप कास्टिंग का मतलब क्या, किस तरीके से आपने देखा कि ए फ्लोट को वो इंटीजर में ऑटोमेटिकली कंपाइलर कन्वर्ट कर दे रहा है, तो ये ऑटोमेटिक कास्टिंग हो गया या इम्प्लिसिट कास्टिंग हो गया। इसमें यूजर का कोई रोल नहीं है, इसमें यूजर का कोई रोल नहीं है, इसमें कंपाइलर खुद से ये काम कर रहा है। लेकिन जो हम दूसरे टाइप के डाटा कास्टिंग की बात कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट और गिवन कास्टिंग, तो इसमें क्या है कि इसमें कंपाइलर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें कंपाइलर खुद से डाटा टाइप को कन्वर्ट नहीं कर रहा है, इसमें हम अपने अनुसार जो है अपने अकॉर्डिंग डाटा टाइप को चेंज कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग डाटा टाइप को हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर हम अपने अकॉर्डिंग डाटा टाइप को चेंज कर रहे हैं, तो देखिए पहले समझते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है डिफिनीशन में। Casting allow you to make this type conversion explicit or to force it when it would not normally happen. To perform typecasting, put the desired type, including modifiers like doubles, inside parentheses to the left of the variable or constant you want to cast. In C++, there are two ways we can perform generic typecasting. ठीक है ना। तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर नॉर्मली होता तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और हमें फोर्सली कन्वर्ट करना है, तो हमें कुछ पैरामीटर की जरूरत होती है जिसका यूज करके हम ये टाइप कास्टिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो इसके देखिए लिखने का कुछ तरीका होता है, और उसके लिखने का तरीका क्या है कि आप सिंटैक्स क्या होगा आपका, आप लिखेंगे टाइप एक्सप्रेशन। ठीक है ना, टाइप और एक्सप्रेशन। ठीक है ना। तो टाइप और एक्सप्रेशन ये सिंटैक्स लिखने का आपका तरीका है। ठीक है ना। जिस तरीके से आप सिंटैक्स लिखेंगे, ठीक है, वही आपका मतलब कि अगर टाइप कास्टिंग अगर आपको एक्सप्लिसिट और गिवन कास्टिंग करनी है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये आपका सिंटैक्स होगा। आइए हम एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा डबल x इज इक्वल टू 10.3 और हमने एक इंट लिया y। ठीक है ना। अब y इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? इंट x। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल नोटेशन, एक्सप्रेशन, ये सेंटेक्स याद रखिए आप कि हमने क्या किया कि अब हमने आगे चल के जिस x को हमने डबल दिया था, ठीक है, जिस x को हमने यहाँ पे देखिए जिस x को हमने डबल दिया था, अब उस x को हमने अपने अकॉर्डिंग आगे चल के इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया उसके डाटा टाइप को। ठीक है ना। तो ये कंपाइलर ने नहीं किया, ये चीज कंपाइलर ने नहीं की दोस्तों, ये चीज हमने की।
कंपाइलर ने ये चीज नहीं की है, ये चीज हमने की है, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, क्योंकि इसको कंपाइलर ने नहीं किया है, इसको हमने अपने अकॉर्डिंग चेंज किया है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि ये क्या किया है कि ये हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग चेंज किया है टाइप कास्टिंग को, ठीक है ना। यहाँ पे कंपाइलर का कोई रोल नहीं है, हमने यहाँ अपने अकॉर्डिंग फोर्सली जो है एक एक्स वेरिएबल के डाटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये एक अच्छा एग्जांपल है ये दिखाने का। तो दो टाइप से, जैसा कि इसने बताया कि दो टाइप से हम गिवन कास्टिंग का यूज कर सकते हैं। पहला सिंटेक्स क्या होगा आपका, टाइप लिखिए और एक्सप्रेशन लिखिए, ठीक है ना। तो अब देखिए ये कांस्टेंट और इंटीजर दोनों के लिए है, वेरिएबल दोनों के लिए है। तो ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने देखिए लिखा, हमने पहले इस टाइप लिख दिया, ये आपका टाइप हो गया, और फिर एक्सप्रेशन हो गया, और ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना। और इस एक्सप्रेशन के थ्रू ये जो डबल है वो चेंज होके क्या हो गया, इंट हो गया, ठीक है। तो ये पहला तरीका है, ये क्या है दोस्तों, ये पहला तरीका है गिवन कास्टिंग का। अब दोस्तों अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो देखिए यहां पे टाइप और एक्सप्रेशन सेम चीज, ठीक है। तो सी लाइक कास्टिंग, सी भी इस तरह कास्टिंग करता है। तो यहां पे देखिए आप वही सेम चीज, डबल एक्स ये इंट वाई और y इज इक्वल टू इंट x, ठीक है ना। तो सी लाइक कास्ट नोटेशन, तो सी में भी इसी तरीके से कास्टिंग की जाती है। ये ऊपर वाला सी प्लस प्लस के लिए था, नीचे वाला सी के लिए था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से है कि आपने एक्सप्रेशन पहले टाइप लिखा फिर एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है ना। तो जब ये डबल एक्स है, डबल एक्स की वैल्यू ये है, हमने इंट वाई लिया है। तो अब y में चूंकि इंट की वैल्यू आ सकती है तो y इज इक्वल टू हमने अगर x लिखा तो ये ऑटोमेटिक वाला है, उसमें कंपाइलर क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली इस x की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर देगा जो फ्लोट की वैल्यू है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे खुद से ही इंट x डिफाइन कर दिया तो इसमें कंपाइलर को कोई रूल प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ये y इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा एक्सप्लिसिटली और गिवन कास्टिंग। तो दोस्तों होप्स आपको ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिए पहली चीज टाइप कास्टिंग की अगर हम बात करें तो दो तरीके से हो रही है। एक तरीका जो कि ऑटोमेटिक होता है जिसमें कंपाइलर खुद से चेंज कर देता है, और एक तरीका क्या होता है कि जिसमें हम खुद से फोर्सली डाटा टाइप को चेंज कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं एक से दूसरे टाइप में, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सिंपल होप्स आप लोग को ये टाइप कास्टिंग समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। इन एडिशन टू ट्रेडिशनल टाइप कास्टिंग देयर आर 4 अदर टाइप कास्टिंग ऑपरेटर्स वे अवेलेबल इन सी प्लस प्लस, यानी 4 और टाइप कास्टिंग अगर कहें ऑपरेटर जो है वो सी प्लस प्लस में इंक्लूड है। तो आइए देखते हैं और 4 टाइप के कि वो किस तरीके से काम करते हैं दोस्तों, या किस तरीके से इनका वर्क ये अपना टाइप कास्ट को परफॉर्म करते हैं। तो एक हो गया आपका डायनेमिक कास्टिंग। तो डायनेमिक कास्टिंग में जैसा कि लिखा हुआ है कि द डायनेमिक कास्ट परफॉर्म रन टाइम कास्ट एंड इंश्योर द वैलिडिटी of the result on cast. If the cast operation fail, then the expression will evaluate to null value. The dynamic cast is used with pointers and reference to class with और विथ वाइड वो। तो कहने का मतलब क्या, सबसे पहले नाम इसका है डायनेमिक कास्टिंग। तो नाम से ही इसके पता चल रहा है कि डायनेमिक कास्टिंग का जो मेन मोटो क्या है वो रन टाइम में चेंज करना एक टाइप से दूसरे टाइप में। और मोस्टली डायनेमिक कास्ट का यूज कहाँ पे होता है, हमारे पॉइंटर और अगर हम जावा की बात करें तो रेफरेंसेस में हम इस डायनेमिक कास्ट का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायनेमिक कास्ट, पहले हमें और फिर न्यू टाइप ये लिख के और उसके अंदर हमें एक्सप्रेशन लिखना है। यानी कि जो पहले डायनेमिक कास्ट हमें लिखना है, फिर उसका टाइप लिखना है और हमें एक्सप्रेशन लिखना है। ये हमारा डायनेमिक कास्ट का लिखने का तरीका है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या है, डायनेमिक कास्ट को लिखने का तरीका है। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें स्टैटिक कास्ट की, तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि द स्टैटिक कास्ट
alter the constraints behavior of an object either to be set or to be removed. The static cast operator performs casting of pointers to related class. It can not only perform conversion from derived class to its base but also from a base class to its derived class. मतलब कि स्टैटिक कास्टिंग क्या है कि स्टैटिक कास्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ये केवल डिराइव से ये भी पॉइंटर और रेफरेंसेस के लिए यूज होता है और ये जो इसका कन्वर्जन केवल डिराइव से क्या कहते हैं कि डिराइव क्लास से ही बेस क्लास की तरफ ही नहीं कन्वर्ट करता है, ये बेस क्लास से डिराइव क्लास की तरफ भी टाइप को कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, इसके देखिए लिखने का तरीका क्या है आपका स्टैटिक, वही सेम चीज न्यू टाइप और एक्सप्रेशन, यानी कि ये सिंटेक्स है। इस तरीके से हम स्टैटिक टाइप को या कहें कि स्टैटिक कास्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। इसके बाद से दोस्तों आपका री इंटरप्ट कास्ट है। तो री इंटरप्ट कास्ट का मतलब क्या है कि जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि द री इंटरप्ट कास्ट कास्ट अ पॉइंटर टू एनी अदर टाइप ऑफ पॉइंटर। It can also perform casting from pointer to an integer type and vice versa। यानी कहने का मतलब क्या है कि री इंटरपरेट कास्ट जो है वो भी पॉइंटर के ऊपर ही अप्लाई होता है और इसका मेन फोकस क्या होता है कि एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर में कन्वर्ट करना, एक पॉइंटर टाइप को दूसरे पॉइंटर टाइप में कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं री इंटरप्ट कास्ट। ठीक है ना, और इसको जो लिखने का सिंटेक्स है, देखिए ये सिंटेक्स यहाँ पे यूज होता है इसको लिखने के लिए। री इंटरप्ट कास्ट लिखेंगे, फिर वही न्यू टाइप और एक्सप्रेशन। ठीक है, और लास्ट आपका है आपका कॉन्स्ट क्लास, जिसमें लिखा हुआ है कि द स्टैटिक कास्ट अल्टर द कंस्ट्रेंट्स बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आइदर टू बी सेट और टू बी रिमूव्ड। ठीक है, तो इसका जो लिखने का सिंटेक्स है वही सेम है, कांस्टेंट कास्ट, न्यू टाइप और एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो मोस्टली दोस्तों अगर हम बात करें ये जो एडिशनल है या डायनेमिक कास्ट, स्टैटिक कास्ट, री इंटरेस्ट कास्ट और आपका कॉन्स्ट कास्ट, तो इसमें एक चीज हमें समझ में आ रही है कि ये सब मोस्टली जो है वो पॉइंटर के ऊपर या रेफरेंसेस के ऊपर अपना फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो मेन टाइप कास्टिंग की बात आती है तो वहां पे हम ऑटोमेटिक या इम्प्लिसिट और या एक्सप्लिसिट या गिवन टाइप की ही बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो मैंने आपको टाइप कास्टिंग के बारे में बताया, होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। बस एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा, अगर कंपाइलर खुद से डाटा को टाइप कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट, और अगर हम खुद से फोर्सली डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं, डाटा टाइप को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। ठीक है दोस्तों, तो होप सो दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।